दिल्ली खुली, पैनिक बिल्कुल ना। चीन चीखेगा, पाक कांपेगा जब भारतीय त्रिशूल चलेगा। नीतीश का चीन वाला दाव, 24 में कितना आएगा काम? पार्टी के 5 नेता का एक टीम गठित कर दी, अब 5 नेता को भेजिए लद्दाख। मराठा आरक्षण की राजनीति जनरल डायर तक पहुंची। महाराष्ट्र में एक नहीं 3 जनरल डायर। तो देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त 4 बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल की। सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे आपको मैं जल्दी से बताती हूं। देखिए, आज दिल्ली में 8 से 10 सितंबर 2023 तक G20 समिट की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी अफवाह फैल गई है। यह भी बताया जा रहा है कि मीटिंग्स के दौरान दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए बिल्कुल पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है उसमें बात होगी भारतीय त्रिशूल की, जो लद्दाख में चलेगा तो भारत के दुश्मन किस तरह कांपेंगे आपको बताएंगे। चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी। तीसरी खबर में बात होगी नीतीश कुमार के चीन वाले दाव की, जो उन्होंने 2024 के लिए सियासत की बिसात पर चल दिया है। और आज की आखिरी खबर में हम बात करेंगे मराठा आरक्षण पर हो रही राजनीति के बारे में। तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे, हर डिटेल आपके सामने होगी। एक एक खबर आपके सामने चप्पे चप्पे से रिपोर्टर्स जो हमारे हैं वो आपको जानकारी देंगे। दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख रहे हैं उन्हें। लद्दाख के बारे में हमें बताएंगे मेरे सहयोगी आशीष सिंह। मुंबई से मराठा राजनीति पर क्या अपडेट है, मृत्युंजय सिंह से इस पर हम बात करेंगे। और पटना से शशांक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देश की 4 बड़ी खबर, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली बड़ी खबर, और यह खबर दिल्ली से, क्योंकि 8 से 11 सितंबर तक पूरी दिल्ली बंद नहीं होगी, सिर्फ नई दिल्ली के कुछ इलाके बंद रहेंगे। इसे लेकर लोगों के भीतर बहुत सारी कंफ्यूजन है, सब दूर करेंगे हम। देखिए, पूरी दिल्ली को बंद करने की खबर गलत है। नई दिल्ली इलाके में जाने से लोगों को बचना होगा, दिल्ली पुलिस की यह सलाह है। मेट्रो का इस्तेमाल करें। दिल्ली में कहीं भी जाने के लिए मेट्रो पूरी तरीके से खुली हुई है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मेट्रो के जरिए आप दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। G20 को लेकर नई दिल्ली के कुछ इलाके बंद किए जाएंगे। नई दिल्ली में भी जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं है। अपनी गाड़ी के बदले मेट्रो का इस्तेमाल करें, बस ये आपको ख्याल रखना है। तो जो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या पूरी दिल्ली बंद रहेगी, तो देखिए, आप जवाब ये कि पूरी दिल्ली बंद नहीं रहेगी। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे बड़ी खबर है ये, जिसको आपको समझना चाहिए। तो आपके लिए कुछ और जरूरी बातें इससे जुड़ी हुई इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपके हम रख देते हैं आपके सामने। दिल्ली लॉकडाउन नहीं है। आपको बताते हैं कि देखिए, आज के अवकाश 8 से 10 सितंबर तक क्या बंद रहेंगे। सरकारी प्राइवेट जो ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे, खुले रहेंगे। एनडीएमसी क्षेत्र के बाहर मॉल और बाजार जो हैं वो खुले रहेंगे। यहां पर सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। जरूरी दुकानें, दवा, दूध और जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, ये दुकानें खुली रहेंगी। यहां पर बैंक और वित्तीय संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर बाकी मेट्रो स्टेशन जो हैं वो खुले रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। एनडीएमसी क्षेत्र के बाजार ये बंद रहेंगे। रिंग रोड बस सर्विस एनडीएमसी के जो बाहर हैं वो खुले रहेंगे, उस पर भी कोई वो नहीं है। नई दिल्ली जिले में शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। नई दिल्ली जिले एनडीएमसी के बाहर जो दुकानें हैं शराब की वो खुली रहेंगी। तो क्या बंद और क्या खुला ये आप समझिए। कमर्शियल व्हीकल की एंट्री जो है वो बंद रहेगी, इन्हें इजाजत नहीं है। मेडिकल सेवाओं में जो शामिल गाड़ियां हैं उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो यहां पर खुले रहेंगे। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी कि क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। लेकिन कुछ और सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, उनका जवाब आपको देते हैं। नई दिल्ली में क्या बसें चलेंगी? जवाब है नहीं। रिंग रोड से वो मुड़ जाएंगी, अपना रास्ता बदल लेंगी रिंग रोड से। एयरपोर्ट से नई दिल्ली टैक्सी लेकर आएंगे तो क्या होगा, बोर्डिंग पास दिखाकर आप गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। जहां भी आपको जाना है बोर्डिंग पास आपको दिखाना होगा। नई दिल्ली से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेट्रो का इस्तेमाल करें, यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। नई दिल्ली में ऑफिस है, क्या जा सकते हैं? अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि मेट्रो से आए और जरूरी सेवाओं में नौकरी करते हैं तो फिर आपको आईडी जो है वो दिखानी होगी। यहां पर
क्या 7 से 11 सितंबर तक इंडिया गेट आ सकते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं आए, 12 सितंबर के बाद आए, क्योंकि तब तक अगर आप आएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। क्या दिल्ली में G20 की वजह से लॉकडाउन लग रहा है? नहीं लग रहा है। जरूरी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी, ये कोई लॉकडाउन नहीं है। यहां पर क्या दिल्ली में G20 की वजह से लॉकडाउन लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो तो आपके लिए खुली हुई हैं। लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। क्या नई दिल्ली में मीडिया एंट्री होगी? नॉर्मल एंट्री नहीं होगी। वजह और परमिशन पास जो है वो आपके पास होना चाहिए। दिल्ली के टूरिस्ट स्पॉट जो हैं क्या वो बंद रहेंगे? सदर बाजार, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, लाल किला, अक्षरधाम समेत लगभग जो सभी स्पॉट्स हैं वो खुले रहेंगे, ये बंद नहीं है। अस्पताल में अपॉइंटमेंट है तो फिर आप कैसे जाएंगे? अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाएं और फिर आप जा सकते हैं, और मेट्रो से ही जाएं। ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि मेट्रो से आप जाएंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर को नई दिल्ली में जाने की अनुमति होगी क्या? आई कार्ड दिखाकर गाड़ी से जा सकते हैं, और उनके लिए भी यही नसीहत है कि वो अपनी मेट्रो का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, और इसको लेकर हमारे पास और क्या जानकारी है, अभी तक का अपडेट क्या है, वरुण इस पर हमारी पूरी तस्वीर साफ करेंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली पुलिस ने इस बात को साफ कर दिया है कि जिन लोगों के मन के अंदर शंका या भ्रम है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा, बिल्कुल भी G20 के दौरान वैसी स्थिति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम जरूर किए हैं, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश की है कि जो आम आदमी है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। नई दिल्ली का जो इलाका है वो जरूर इफेक्टेड रहेगा, क्योंकि G20 का समिट यहाँ पर होना है, जितनी भी VVIP मूवमेंट है वो यहाँ पर होगी। तो इसलिए जो नई दिल्ली है उसको जरूर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एयरपोर्ट से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के इलाके में रहता है, उसकी फ्लाइट थी, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है, तो उसके बावजूद भी वो वहाँ से टैक्सी पकड़कर नई दिल्ली के इलाके में आ सकता है। यहाँ पर चेकिंग होगी, उसे अपनी बोर्डिंग पास दिखाने होगा, ये वजह बतानी होगी कि नई दिल्ली के अंदर वो रहता है और वो इस तरीके से फ्लाइट पकड़ कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो दिल्ली वासी है उनकी जो ज़िंदगी है नॉर्मल रूटीन की तरह चलती रहेगी। नई दिल्ली और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी, उसके लिए जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेट्रो बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। सिर्फ प्रगति मैदान का एक मेट्रो स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से बंद होगा, क्योंकि प्रगति मैदान के पास में वो वेन्यू है जहाँ पर G20 का समिट होना है। बाकी करीब 39 जो मेट्रो स्टेशन के 67 गेट है वो बंद होंगे। बंद तो होंगे, लेकिन उस दौरान बंद होंगे जब VVIP मूवमेंट होगी। लेकिन हर मेट्रो स्टेशन का कोई ना कोई गेट खुला रहेगा, जिससे जो लोग हैं अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे में सबसे आसान और सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो हो जाती है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपील की है ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। नई दिल्ली के इलाके में आने से बचे। अगर आते हैं, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, तो अपना आधार कार्ड दिखाइए, यहाँ पर आने की वजह दिखाइए, उसके बाद पुलिस जाने की इजाज़त देगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जरूर किए गए, लेकिन इस बात की कोशिश की है कि दिल्ली वासियों को किसी तरह लोगों की को कहा जा रहा है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिएगा, तभी आपको सहूलियत रहेगी, वरना मुश्किलें आपके लिए हो सकती हैं कुछ इलाकों में। तो क्या मेट्रो की भी व्यवस्था जो है वो थोड़ी बदली गई है, लोगों को दिक्कत ना हो? क्योंकि देखिए, साफ तौर पर बोझ तो बढ़ेगा जब ज्यादातर लोग मेट्रो का सफर करेंगे, तो इसको लेकर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि इन 3 दिन के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी कि बहुत कम लोग होंगे जिन्हें घर से बाहर निकलना होगा, और जो घर से बाहर भी निकले, ऐसे में जो मेट्रो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। कोई स्पेशल उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हो वो अभी तक मेट्रो की तरफ से नहीं बताया गया है, क्योंकि ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकारी छुट्टी है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे भी, अगर मेट्रो में कम्यूट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर मेट्रो स्टेशन से अंदर और बाहर जा सकते हैं, तो ऐसे में मेट्रो का विकल्प सबसे बेहतर है। उसके अलावा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है जो कि डिस्टर्ब है, इसमें जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी एंट्री नहीं होगी, ऑटो है उनकी एंट्री नहीं होगी। कोई कमर्शियल गाड़ी यहाँ पर आती भी है, अगर वो शख्स यहाँ का रहने वाला है तो उसको भी इजाज़त दी जाएगी। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को छावनी में जरूर तब्दील किया गया है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रहते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो पैथ लैब से जुड़े जो लोग होंगे, किसी को सैंपल कलेक्शन के लिए आना है या फिर खाने पीने की जो जरूरी चीज़ें हैं उससे जुड़ी जो भी गाड़ी है, उन सबको यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कि सामान भी मिलेगा, जरूरी सामान भी मिलेगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको यहाँ से आने
आने और जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले ही पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में हर इलाके के अंदर बस चलेगी, लेकिन रिंग रोड से उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नई दिल्ली और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, तो उनको इस तरफ नहीं आने दिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों को बीच रास्ते में उतरना पड़ेगा, इसलिए सबसे सेफेस्ट मेट्रो का सफर हो जाता है, और जिसको पुलिस किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही है। जी ठीक है वरुण, आप रहिएगा हमारे साथ। तो वरुण, जिस तरह से जानकारी देख रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं, ये हमने आपको बताया। अब बात करते हैं एयरफोर्स के मेगा युद्धाभ्यास की, जो आज से शुरू हो रहा है। 14 सितंबर तक चलेगा त्रिशूल युद्धाभ्यास। एलओसी से एलएसी तक 11 दिन तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। राफेल, सुखोई, मिराज 2000 इस युद्धाभ्यास में शामिल है, और टू फ्रंट वॉर की तैयारी किस तरीके से एयरफोर्स कर रही है ये आप समझिए। तो 14 सितंबर तक ये युद्धाभ्यास चलेगा, जिसको नाम दिया गया है त्रिशूल, और कैसे ये दुश्मन देशों की नींदें उड़ाने वाला है ये भी आप इससे समझिए। एलओसी से लेकर एलएसी तक ये चलेगा त्रिशूल अभियान। और ये युद्धाभ्यास क्या है, आपको जरा कुछ जरूरी बातें हम दिखाते हैं। त्रिशूल चला तो कैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है, कौन एक्सरसाइज करेगा इसमें? वायुसेना के गरुड़ कमांडोज इसमें शामिल होंगे, फोर्स इस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। उत्तरी सीमा पर 1400 किलोमीटर तक होगी ये एक्सरसाइज। उत्तरी सीमा पर 1400 किलोमीटर का ये पूरा जो इलाका है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक होगी। कहां कहां पर, यह भी हमने आपको बताया। कौन कौन से विमान इसमें शामिल हो रहे हैं? राफेल, सुखोई, मिराज 2000, चिनूक और साथ ही अपाचे इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। 4 से लेकर 14 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। 14 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी, और ये त्रिशूल कैसे नींदें उड़ाने वाला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो टू फ्रंट वॉर, मतलब इसके पीछे का मैसेज क्या है, और ये जो त्रिशूल इसे नाम दिया गया है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आखिर इसकी महत्वता क्या है? मैसेज भी और टाइमिंग भी। मैसेज देखिए कि टू फ्रंट वॉर, पाकिस्तान और चीन के साथ में एक साथ निपटने की अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उसके लेकर इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार भी है और तैनात भी है। टाइमिंग आप देखिए, 11 दिनों का लंबा एक्सरसाइज है। जनरली हम नहीं देखते हैं कि इतना लंबा एक्सरसाइज होता है, ये रेयर इस तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं। जनरली एक्सरसाइजेज हम देखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर। ये 11 दिनों का लंबा एक्सरसाइज का मतलब साफ है। 14 सितंबर तक G20 के ठीक बीचों बीच, यानी कि G20 के पहले भी और G20 खत्म होने के 2 दिन बाद तक ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज चलता रहेगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज, स्पेसिफिकली पाकिस्तान और चीन के पॉइंट ऑफ व्यू, टू फ्रंट वॉर प्रिपेयर्डनेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक और बात देखिए आप, किस तरह से यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने जो एक वाइड स्पेक्ट्रम तैयार किया है। लगातार लोग ये कहते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास उतने स्क्वाड्रंस नहीं हैं जितने होने चाहिए। 42 स्क्वाड्रंस की बात होती है, लेकिन अगर आप यहां इस एक्सरसाइज में देखें तो कम स्क्वाड्रंस में भी किस तरह से, चाहे वो एलओसी हो या फिर एलएसी हो, दोनों को एक साथ में कैसे टैकल किया जाएगा, न केवल फाइटर जेट्स के जरिए बल्कि साथ ही साथ आपको जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है, स्पेसिफिकली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो कि वर्ल्ड के डेडलीस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी देखने मिलेंगे। ये सब कुछ दर्शकों को बता दूं, पूरा इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज नहीं है, ये इंडियन एयरफोर्स के केवल और केवल एक वेस्टर्न एयर कमांड का एक्सरसाइज है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर पूरा का पूरा भारतीय वायुसेना के हर कमांड अपनी क्षमता और अपनी ताकत के साथ उतरेंगे इस तरह के एक्सरसाइज करने के लिए, तो क्या नजारा होगा और क्या मैसेज जाएगा पाकिस्तान और चीन को। राजस्थान, हिमाचल, साथ ही साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे के सारे इलाके पंजाब के साथ साथ इस पूरे एक्सरसाइज में शामिल होंगे। और एक बार फिर मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा, ये केवल और केवल भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड की एक्सरसाइज है, यानी कि जो बाकी कमांड्स हैं, ईस्ट है, नॉर्थ है, वो सब के सब कमांड इसमें पार्टिसिपेट अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ये केवल एक कमांड जब इतना लाउड एंड क्लियर मैसेज देगा पाकिस्तान और चीन को, दोनों को एक साथ में, तो इमेजिन कीजिए इंडियन एयरफोर्स को लेकर क्या होगा जब पूरी क्षमता के साथ में होंगे। एक और क्विक पॉइंट श्रीन में दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, आप एक टाइमिंग भी देखिए। जो मैसेज और टाइमिंग की हमने शुरुआत में बात की, G20 के साथ में शाहीन 10, ये एक पाकिस्तानी एयरफोर्स और चीन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। शाहीन 10 वो भी एयर डोमेन का एक्सरसाइज है, उन दोनों की एयरफोर्सेस एक साथ में है, वहां दोनों की एयरफोर्स एक साथ जुड़ी हुई है, और वहां भारत की तरफ से
जवाब देने के लिए पूरा का पूरा इंडियन एयरफोर्स भी नहीं, इंडियन एयरफोर्स का केवल एक ही कमांड पूरी तरह से तैयार भी है और तैनात भी है। और ये साफ मैसेज आखिर क्या है, ये आपने हमारे दर्शकों को जरूर समझा दिया होगा। देश की सियासत से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, मोदी को नीतीश कुमार की पार्टी ने चैलेंज किया है। जेडीयू की 5 सदस्यीय टीम जो लद्दाख जाएगी चीन के कब्जे वाली जमीन की जानकारी जुटाने के लिए। सरकार ने लद्दाख पर झूठ बोला है, यह ललन सिंह की तरफ से कहा गया है, और इसीलिए जेडीयू अब अपनी 5 सदस्यीय टीम को लद्दाख भेजने की तैयारी में है, जो चीन के कब्जे वाली जमीन की जानकारी जुटाएगी। क्योंकि ललन सिंह कह रहे हैं कि इसको लेकर केंद्र ने झूठ बोला है, और सच क्या है यही सच्चाई बताने के लिए जेडीयू की टीम जाएगी लद्दाख और वहां जाकर मुआयना करेगी कि आखिर सच क्या है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने ये जानकारी दी, और आखिर क्या कुछ और कहा है ललन सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। पार्टी के 5 नेता का एक टीम गठित कर दी। अब 5 नेता को भेजिए लद्दाख। बोलते हैं ना कि चीन एक इंच जमीन कब्जा नहीं किया। लद्दाख का बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर दिया है, और चुप बैठे। तो देखा आपने, ललन सिंह जेडीयू की तरफ से जो जानकारी दे रहे हैं कि कैसे झूठ बोला है केंद्र ने, और उसका सच आखिर क्या है। चीन ने कब्जा किया है, कहां तक किया है, यही जानकारी जुटाने के लिए जेडीयू अपनी टीम तैयार कर रही है, और यह दल पहुंचेगा लद्दाख। अब देखिए, यह हथियार है क्या चीन वाला, और 24 में यह कितना कारगर होगा, जरा आप इसे इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझिए। पहले कांग्रेस और अब जेडीयू। राहुल गांधी लद्दाख गए, और इसके बाद अब जेडीयू तैयारी कर रही है। पार्टी के 5 नेताओं की एक जो है वो दल बनेगा, और वो लद्दाख जाएगा, जैसा ललन सिंह ने बताया। तो लोगों ने बताई चीनी कब्जे की बात। राहुल गांधी ने यह कहा था कि उन्हें लोगों के जरिए पता चली कि वहां चीन किस तरीके से कब्जा कर रहा है। लद्दाख में चीन ने कब्जा किया, ललन सिंह ने कहा, और यही सच जानने के लिए जेडीयू अपनी टीम भेज रही है, यह भी ललन सिंह बताते हुए नजर आए हैं। लद्दाख पर पीएम ने झूठ बोला। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं लद्दाख मामले को लेकर, कि वहां पर किसी भी तरीके का जो कब्जा है वो चीन ने नहीं किया है। केंद्र का लद्दाख को लेकर दावा झूठा है, यही बात दोहराते हुए ललन सिंह भी बात कर रहे थे, बयान दे रहे थे, और कह रहे थे कि जो केंद्र की तरफ से बताया जा रहा है लद्दाख को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है, और सच सामने लाएगी जेडीयू, ये ललन सिंह कह रहे हैं। लेकिन आखिर इसके मायने क्या हैं, ये समझने के लिए शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शशांक, ये कैसा दाव और इसके मायने क्या है इस बयान के? देखिए, अब राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जदयू जुट गई है, लेकिन क्या यह सब करके नीतीश का भी जो कद है इंडिया गठबंधन में, क्या वो भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या इन मुद्दों को उठाने के पीछे का हिडन एजेंडा वही है? यह भी सवाल उठ रहा है। ललन का कहना है कि भारत की सैकड़ों वर्ग जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। जदयू की टीम वहां जाएगी और सच्चाई दिखाएगी। प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं वो दावा झूठा है। लेकिन ललन को यह कहना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन में कई सारे दल हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं कि जदयू की टीम जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग एजेंडा है, और राहुल गांधी भी वहां गए थे। तो क्या अब जदयू जो ये बात राहुल गांधी के बराबर नीतीश कर दिखाने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी इस मुद्दे पे हमलावर है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है अरविंद सिंह जी। ललन सिंह टीम भेज रहे हैं ये दिखाने के लिए। शशांक से संपर्क टूट गया है, नेटवर्क का इशू है शायद, लेकिन जैसा शशांक कह रहे थे कि देखिए अब ये कद बढ़ाने की बात है, और अब क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर खुद नीतीश कुमार, अब तो गठबंधन बन भी गया है। उससे पहले हमने देखा था नीतीश कुमार की जुगत की कैसे वो लोगों को जोड़ रहे थे। क्यों अच्छा, नहीं सुन ये लेते हैं क्या कह रहे हैं। मुआयना कर रहे हैं। ये सारे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय सेना जब पाकिस्तान, ये वहां पे भेजने का क्या मकसद है जदयू का? हिडन एजेंडा क्या है? हैं इंडिया गठबंधन में, घमंडिया गठबंधन में इनको जो है कोई तवज्जो नहीं मिला, तो इस तरह से ये अपना किसी तरह से बाजार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे लोग सियासी फ्रॉडी। मुख्यमंत्री आज जनता दरबार में बोल रहे हैं कि बिहार का गृह मंत्री कौन है, तो जिस मुख्यमंत्री को यह भी पता नहीं है कि मैं ही गृह मंत्री हूँ। ठीक है शशांक,
तो जिस तरीके से देखिए अब ये दाव कितना काम आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब जेडीयू किस तरीके से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको तरजीह देने में लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, रुख महाराष्ट्र का करते हैं, अगली बड़ी खबर का, जहां मराठा आरक्षण पर जो आक्रोश है लोगों का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की अहम बैठक हुई और उस बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, बस थोड़ा संयम रखें। उन्होंने जालना हिंसा पर कहा कि कुछ लोगों ने आंदोलन की आड़ में राज्य का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, मामले की जांच हो रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, शिंदे की तरफ से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में सोच रही है, लोगों को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ लोग इसके पीछे हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर यह बड़ी बात कही कि सरकार प्रतिबद्ध है और थोड़ा संयम लोगों को रखना चाहिए। एकंदरीत मराठा समाजाचं जे काही यापूर्वी आंदोलन झाली, 58 मोर्चे या महाराष्ट्रात निघाले, परंतु अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने निघाले की मराठा समाज हा अतिशय शिस्तबद्ध आणि शिस्तप्रिय आहे। काही लोक जे या महाराष्ट्रामध्ये शांतता बिघडवण्याचं काम करू इच्छित आहेत त्यांच्यापासून आपल्या मराठा समाजाने नेहमी सावध भूमिका घेतली पाहिजे, सावध राहिलं पाहिजे। मराठा समाजाच्या बाबतीत जे का आम्ही शासन गंभीर आहे आणि गांभीर्याने आपण त्याच्यावर काम करतोय। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं। हम इस पर मृत्युंजय से बात कर लेते हैं। मृत्युंजय, आखिर क्या प्लान है आगे सरकार का, क्योंकि यहां पर शिंदे कह रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से सोच रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। देखिए, हमें इसके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी को समझना होगा। जिस राज्य में किसी भी कास्ट के, किसी भी समाज की अगर संख्या 30 से 32% हो तो ना कोई नेता, ना कोई पार्टी और ना कोई सरकार उन्हें नाखुश करना चाहेगी। बस यही कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में मराठा समाज 30 से 32% है। कौन सरकार चाहेगी कि इस 32% की आबादी को नाराज किया जाए? इसीलिए बार बार जो आरक्षण का मुद्दा उठता है तो हर सरकार कहती है कि आरक्षण मिलना चाहिए। इसके पहले भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मंत्री थे, उसमें शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सरकार में थी, तब आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है, अजित पवार भी है, अब आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसके पीछे तकनीकी पेच है। तकनीकी पेच ये है कि आप राज्य में एक 50% के अधिक किसी कास्ट को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। 50% से अधिक जो दायरा है उसे पार नहीं कर सकते। पहले भी देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये टिका नहीं, क्योंकि जो संविधान के दायरे में आता है वो यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है। तो इसके लिए तमाम समितियां गठित की गई, कमेटी गठित की गई और मामला कोर्ट में गया। अब आपको ताजा हालात ये है कि महाराष्ट्र में इस समय लगभग 45 जगहों पर मराठा आरक्षण के नाम पे आंदोलन चल रहे हैं। शुक्रवार के दिन जालना में यही एक आंदोलन था जो काफी उग्र हो गया। वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी हो गई और आंदोलन हो गया। अब तस्वीर यह है कि जगह जगह पर आगजनी हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का बारामती हो, पुणे हो, नांदेड़ हो, औरंगाबाद हो या जालना हो। तो ऐसे पर सरकार आश्वासन दे रही है। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी है कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज की है हम उसके लिए माफी मांगते हैं। कुल मिलाकर कोई भी मराठा समाज को नाखुश करना नहीं चाहता है, लेकिन साथ ही साथ आरक्षण देने में भी सभी सरकारें अब तक असमर्थ नजर आई हैं। तमाम कमेटियां तो बनाई जा रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। मौजूदा सरकार की भी हालत यही है। इसीलिए मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि खुद मराठा समाज के हैं, एक उप मुख्यमंत्री जो कि खुद मराठा समाज के अजित पवार, इन्होंने आश्वासन तो दिया है कि वो आरक्षण के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ये कब देंगे, कैसे देंगे, किस दायरे में रहकर देंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जाहिर है एक बड़ा वोट बैंक है, नहीं चाहेगी सरकार की वो नाराज हो और अलग जाए, और इसीलिए ये बयान देना पड़ा है कि हम इस बारे में सोच रहे हैं। मृत्युंजय, आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला। जालना हिंसा पर यह बयान संजय राउत का सामने आया। उन्होंने कहा कि शिंदे, फडणवीस, अजित पवार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि मंत्रालय में जनरल डायर ने आदेश दिए हैं। जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं जनरल डायर, महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं, एक मुख्य, 2 डेप्यूटी। तो जनरल डायर कहकर किस तरीके से निशाना साधा है संजय राउत ने, सुन लीजिए जरा। मंत्रालय में बैठा हुआ जनरल डायर कौन है जिसने जालना में बैठे हुए बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से जो आंदोलक हमारे बैठे थे मराठा समाज के,
उनके ऊपर गोलियां चलाने के आदेश किसने दी? महाराष्ट्र में एक नहीं तीन जनरल डायर है, एक मुख्य जनरल डायर है और 2 डेप्यूटी जनरल डायर है। तो सुन लिया आपने संजय राउत को, और अब संजय राउत के वार पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि घटना को लेकर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि मंत्रालय से आदेश दिया गया, ये गलत है, नैरेटिव बनाया गया। लाठीचार्ज के आदेश एसपी और डिप्टी एसपी देते हैं, लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से संजय राउत के इस बयान पर पलटवार करते हुए वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है जो कि गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि मंत्रालय से आदेश दिया गया, ये पूरी तरीके से गलत बात है। मी क्षमा याचना करतो, क्षमा मागतो। केवळ या घटनेचं राजकारण होणं हे देखील योग्य नाही। काही पक्षांनी, काही नेत्यांनी तोही प्रयत्न केला, जाणीवपूर्वक लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, अशा प्रकारचा नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न झाला। लाठीचार्जचा आदेश देण्याचे अधिकार हे एसपी आणि डीवायएसपीच्या लेवलला असतात, त्याकरता कोणालाही विचारावं लागत नाही। तो राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए इस मामले में। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे तो जाने नहीं देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बैठे बैठे हाथ लगा है, वो भी तब जब एक गठबंधन की बात आ रही है और आने वाले समय में महाराष्ट्र में और मुंबई को लेकर 3 चुनाव होने हैं। तो ऐसे पर जो आक्रामक रुख है वो है गृह विभाग पर। गृह विभाग है देवेंद्र फडणवीस के हाथ में, तो टारगेट पर है सीधे देवेंद्र फडणवीस। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो लाठीचार्ज का फैसला होता है ये इस पर कोई सरकार का कोई आदेश नहीं होता है। इसके पहले 2013 की घटना का जिक्र किया देवेंद्र फडणवीस ने, कहा कि 2013 में पुणे में किसानों पर फायरिंग कराई गई थी, फायरिंग की गई थी, तब उस समय पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। तो क्या उनका आदेश था फायरिंग कराने का? तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? इस प्रकार का सवाल उठ रहे हैं। सवाल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी उठाया। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मुझे जो पता चला है गृह विभाग से कि यहाँ गृह विभाग से जानकारी जो आदेश दिया गया था लाठीचार्ज करने का, पर यही गृह मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा भी रहा है कि जिन्होंने सचिन वजे को बहुत ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी बताया था। तो जमकर राजनीति हो रही है। एक मौका मिला है विपक्ष को, और खास करके मौका तब मिला है जब कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर दल बदल की तो खिचड़ी हो गई है। तो ऐसे पर मौका मिला है टारगेट करने का देवेंद्र फडणवीस को। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका जवाब दिया है, पर कुल मिलाकर आंदोलन एक तरफ है, उस पर हो रही राजनीति जमकर हो रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, हर कोई पक्ष में है, लेकिन कोई आरक्षण देने में सक्षम नहीं है और अब तक तो आरक्षण कोई दे नहीं पाया है। और यही तो गले की हड्डी बनी हुई है ना, जो दिखाई दे रहा है कि ना तो निगली जा रही है ना ही उगली जा रही है। अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, चुनाव से पहले कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड। कमलनाथ शिव महापुराण की कथा कराएंगे। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनाएंगे और 5 से 9 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। पिछले महीने धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कराई थी कमलनाथ ने, और अब एक बार फिर शिव महापुराण की कथा कराने जा रहे हैं कमलनाथ। ये किस तरीके से चुनाव से पहले एक और हिंदुत्व कार्ड। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाएंगे और 5 से लेकर 9 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पिछले महीने भी धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कराई थी कमलनाथ ने। तो कैसे हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है और कमलनाथ उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव है और चुनाव से पहले धीरेन्द्र शास्त्री को आपने देखा था, वो तस्वीरें भी आपके सामने। धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कराई थी और अब एक बार फिर 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है छिंदवाड़ा में। कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा जो कि कथा सुनाएंगे। और आइए आपको कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड, ये तो अभी आपने ताजा हिंदुत्व कार्ड किस तरीके से चला है वो देखा। इससे पहले भी आपको दिखाते हैं कि कमलनाथ कैसे ये करते रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 5 से 7 अगस्त तक राम कथा हुई थी। 25 एकड़ में दरबार लगा था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा था जब धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाने के लिए वहां पहुंचे थे। अब प्रदीप मिश्रा 5 से लेकर 9 सितंबर तक शिव महापुराण कथा सुनाएंगे और 42 एकड़ में कथा होगी। जाहिर है यहां भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ेगा। और कैसे ये एक कोशिश है चुनावों से ठीक पहले लोगों से जुड़ने की, क्योंकि हिंदुत्व का जो ये कार्ड है वो मध्य प्रदेश में किस तरह से खेला जाता रहा है ये आपने पहले भी देखा है और अब उसी राह पर कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं एक बार फिर से। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए नेताओं का जो बाबाओं पर दाव है वो जारी है और वो कुछ ऐसा है कि राजस्थान
के भी बारे में कहा जा रहा है, जहां इन दिनों बागेश्वर बाबा ने डेरा डाला हुआ है। राजस्थान में बाबा बागेश्वर की सियासी कथा की बात हो रही है और ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि सीकर और बारा में कथा के आयोजक बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं। हालांकि ये सवाल उठने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस तो सनातन संस्कृति को मानती नहीं है, जबकि बाबा बागेश्वर सनातन के उत्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में कथा आयोजक बीजेपी से जुड़े होने पर अब किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी ने हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पर हमला कर दिया और कह रहे हैं कि वो तो सनातन को मानते ही नहीं है। कांग्रेस वालों का तो विश्वास ही नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास ही नहीं है। वह तो धर्म भीरू हैं, समझते ही नहीं है धर्म क्या होता है। आपको लगता है इससे राजनीतिक फायदा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव? महाराज जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो सनातन धर्म की बात करते हैं, भारत माता के उत्थान की बात करते हैं, सब खुश रहे इसकी। सनातन धर्म से आपको फायदा? पूरे विश्व को फायदा है सनातन धर्म से। तो सबकी नजर हिंदू वोट पर है और किस तरीके से देखिए लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं अलग अलग तरीके से बाबाओं के जरिए भी। तो देखिए राजस्थान में बाबा बागेश्वर की कथा को सियासी कहा जा रहा है, किस तरीके से इस पर सवाल उठ रहे हैं ये समझने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष। शिरीन, इससे भी इंटरेस्टिंग मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान में चूंकि चुनाव है लेकिन बाबाओं की तारीख नहीं मिल रही। बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा की इतनी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि जैसे ही बाबा बागेश्वर बारा में पहुँचे तो राजस्थान के जो खान मंत्री प्रमोद जैन भाया है उन्होंने उनका जब ऑरा देखा तो उसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जल्दी ही पंडित प्रदीप शास्त्री को बुलाएंगे और अभिमंत्रित रुद्राक्ष पूरे बारा में बांटेंगे। इस बीच अलवर में भी बाबा बागेश्वर की कथा कराने के प्रयास बीजेपी के नेता कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि बाबा के जरिए जो भीड़ इकट्ठी होती है उनको चुनावी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जब वहाँ के लोग जो थे बारा में उनसे हमारी बात हुई तो वो भी यही कहते हैं कि बाबा तो भगवान है और बाबा को जो भी यहाँ पर लेके आ रहा है हम तो उनके साथ हैं। तो बाबाओं की इस कदर डिमांड है कि उनकी तारीख ही नहीं मिल पा रही। और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी यही राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस पार्टी है क्योंकि कमलनाथ अलग अलग बाबाओं को बुला करके और अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी बाबाओं के सहारे अपनी चुनावी नैया को पार कराने में जुटी है और ऐसे में बाबाओं के पास चुनाव तक लगता है समय ही नहीं रहने वाला। शिरीन और मनीष, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि मतलब बाबाओं की तारीख नहीं मिल रही और राजनीतिक दलों को इन बाबाओं की कथा में इंटरेस्ट क्या है ये समझा जा सकता है क्योंकि इंटरेस्ट कथा में नहीं है, कथा में पहुंचने वाली उस भीड़ को है, उस भीड़ से है, उस जुगत से है जो वहां पर सारी इकट्ठा होती है। जी बिल्कुल शिरीन, ये तो तय है कि जितने भी कथाएं हो रही हैं आप उसमें देखेंगे कि कल आयोजन बीजेपी के नेताओं की तरफ से था लेकिन मंत्री प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो खुद वहां पहुंच गए, सांसद दुष्यंत सिंह वहां पहुंच गए, बीजेपी के बड़े नेता सतीश पूनिया, मदन दिलावर, ये तमाम लोग बाबाओं की कथाओं के बीच में बैठकर भक्तों के बीच में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक मैसेज है जब नेता वहां बैठते हैं और लगातार 3-3 घंटे तक कथाओं को सुनते हैं तो लोगों को भी लगता है कि ये हिंदूवादी दृष्टिकोण के लोग हैं और हमें इनके साथ रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है बाबाओं के इन कथाओं में जो भीड़ जुटती है उन लोगों को। जी शिरीन, और इसीलिए तो ये हो रहा है ना कि मैं हिंदू और मैं हिंदू, क्योंकि हिंदू वोट किस तरीके से पूरी अपने कब्जे में किया जाए यही कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी हम यही देख रहे हैं और राजस्थान में भी इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप। मनीष जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जो है वो तो धर्म भीरू है, उनका तो सनातन धर्म पे विश्वास ही नहीं है। दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर कमलनाथ खुलकर मैदान में आ गए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बाबा या हिंदुत्व या सनातन संस्कृति पर केवल बीजेपी का कब्जा नहीं है। कांग्रेस के नेता भी चाहें तो वो भी इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं और दूसरे बड़े आयोजन के जरिए कमलनाथ ने काफ़ी हद तक ये संकेत भी दे दिया है कि केवल बीजेपी ही सनातन संस्कृति की प्रचारक नहीं, हम भी उसी के अनुयायी हैं और हम भी बाबा संस्कृति में विश्वास करने वाली पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष और साथ ही हमारे साथ जो बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।